संस्कार सेवा करें। जिस स्थान पर श्री राम का जन्म हुआ वहां पर तो हिंदुस्तान का हिंदू चाहता है कि एक भव्य मंदिर बने। एनआईसी की मीटिंग में मैं स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। प्रभु राम की खातिर आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ भारत की न्याय प्रणाली के प्रति श्रद्धा रखें। ये दृश्य स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े जन आंदोलन के थे, जिसकी नींव में हमारी राष्ट्रीय पहचान एवं सामाजिक समरसता निहित है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जन भावनाओं के अनुरूप फैसला सुनाकर हमारी राष्ट्रीयता को और अधिक जीवंत बना दिया है। इस अवसर पर असंख्य राम भक्तों के बलिदान और हमारे दृढ़ प्रतिज्ञ नेतृत्व की अटूट प्रतिबद्धता का भी स्मरण स्वाभाविक है। श्री राम जन्मभूमि का इतिहास तो रामायण काल से अस्तित्व में है, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने जन्मभूमि पर अतिक्रमण कर एक ढांचा बना दिया। उस दिन से लेकर आज तक वहां मंदिर पुनः निर्माण के लिए अनवरत संघर्ष जारी रहा। लेकिन इस दिशा में उम्मीद की नई किरण 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहले सोमनाथ मंदिर जीर्णोद्धार के दौरान देखने को मिली। इस दिशा में सबसे पहला कदम के.एम. मुंशी ने उठाया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी के.एम. मुंशी के विचारों से सहमत थे। इसीलिए स्वतंत्र भारत में सबसे पहले उन्होंने ही सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा और फिर से इसका गौरव बहाल किया जाएगा। सोमनाथ मंदिर से लगभग 757 किलोमीटर दूर भारत के उत्तर पूर्वी छोर पर भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या में भी सोमनाथ मंदिर की तरह श्री राम मंदिर निर्माण के प्रयास शुरू हो चुके थे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भी आक्रांताओं ने राम मंदिर को ढाकर जो ढांचा खड़ा किया था, बताया जाता है कि 22 दिसंबर 1949 की रात अचानक विवादित ढांचे के अंदर रामलला जी की मूर्ति प्रकट हो गई। तब से वहां पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई। हमारे संविधान निर्माता भी जानते थे कि भगवान श्री राम भारत के प्रतीक हैं। संविधान की मूल प्रति में राम दरबार को सम्मिलित यूं ही तो नहीं किया गया था। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इस संविधान सभा के सदस्य थे, जिन्होंने संविधान की उस मूल प्रति पर अपने हस्ताक्षर किए। साल 1951 के बाद जन्मभूमि का मामला केंद्र सरकार की निष्क्रियता के कारण विवादित होने लगा और स्थानीय अदालत में लंबित हो गया। हालांकि सामाजिक स्तर पर प्रयास चलते रहे। इस दिशा में एक ठोस पड़ाव 1977 से 1986 के बीच आया। इस एक दशक में श्री राम जन्मभूमि के आसपास पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य किया गया। अयोध्या में राम जन्मभूमि के पास खुदाई करने वाली पुरातत्व टीम का हिस्सा रहे पद्मश्री के मोहम्मद, जो कि संस्थान के क्षेत्रीय निदेशक भी थे, ने एक साक्षात्कार में बताया कि विवादित ढांचे के खंबे किसी हिंदू मंदिर के थे। उनके अनुसार पुरातत्व टीम ने पाया था कि ढांचे के खंभों में पूर्ण कलश उकेरे गए थे, जो हिंदू संस्कृति के पुख्ता साक्ष्य थे। हमने पहले जाके देखा तो वो मस्जिद का जो भी है तो उसमें पिलर्स में 12 पिलर्स जितने भी थे वो सब जो ना हिंदू मंदिर का था। तो आप पूछेंगे ये हिंदू मंदिर आप कैसे कहेंगे? तो हिंदू आप कोई भी जो ना हिंदू मंदिर का देखेंगे तो वो हिंदू मंदिर का हमेशा पूर्ण कलश मिलेंगे आपको। पूर्ण कलश दैट इज अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन हिंदुइज्म। मुसलमानों को जितना मक्का और मदीना इम्पोर्टेंट है उतना ही एक आम हिंदू के लिए ये दिस इज राम की जन्मस्थान, कृष्ण की जन्मस्थान, ये इम्पोर्टेंट है और मुसलमानों को विलिंगली दे शुड हैंड इट ओवर।
इसके बाद राम मंदिर आंदोलन के दौरान विवादित ढांचे के स्थान से विष्णु हरि शिलापट्ट भी मिला था, जिससे यह स्पष्ट था कि विवादित ढांचे के नीचे मंदिर था। 1985 में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर में जन जागरण शुरू हुआ और इन प्रयासों को सफलता 1 फरवरी 1986 को मिली। फैजाबाद के जिला न्यायालय ने ताला खुलवा दिया। राम मंदिर आंदोलन रफ्तार पकड़ रहा था। भाजपा ने देश की संस्कृति, सम्मान और आस्था के हित का नेतृत्व किया और पहली बार एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई राजनीतिक दल सोचता भी नहीं था। 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र की प्रस्तावना में संकल्प रखा कि सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने अधिवेशनों, कार्यकारिणी बैठकों व दस्तावेजों में स्पष्ट किया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारत के प्रतीक पुरुष, राष्ट्र पुरुष हैं। शासन की राम राज्य सी परिकल्पना के केंद्र में श्री राम ही हैं। 9 से 11 जून 1989 पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में बुलाई गई। इस बैठक में श्री राम मंदिर निर्माण पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। 30 सितंबर 1989 देश भर में रामशिलाओं के पूजन की योजना बनाई गई। इस दिन 3 लाख से अधिक गांवों में रामशिलाओं का पूजन कर अयोध्या भेजा गया। इसमें देश भर से 11 करोड़ से अधिक लोग शामिल हुए। 13 अक्टूबर 1989 तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह ने लोकसभा में शिलान्यास के विरुद्ध एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे अधिकतर गैर भाजपा दलों ने स्वीकार कर लिया। 2 नवंबर 1989 सर्वसम्मति से भगवान के विग्रह से 129 फीट पूर्व दिशा में और वहां से दक्षिण दिशा में 17.5 फीट पर शिलान्यास का स्थान निश्चित हुआ। वहां 8 फीट का चतुर्भुज बनाकर ध्वज फहरा दिया गया। तय कार्यक्रम के अनुसार 9 नवंबर को महंत अवैद्यनाथ, वामदेव जी महाराज और महंत रामचंद्र परमहंस द्वारा लाखों राम भक्तों के बीच भूमि का उत्खनन किया गया। अगले दिन 10 नवंबर को बिहार के हरिजन बंधु श्री कामेश्वर चौपाल जी द्वारा भारत एवं विश्व के लगभग 450 से अधिक प्रेस प्रतिनिधियों के बीच पहली शिला वहां रखी गई। 24 जून 1990 हरिद्वार में साधु संतों की बैठक में कार सेवा समिति बनाई गई और निर्णय किया गया कि 30 अक्टूबर 1990 को श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए कार सेवा शुरू की जाएगी। भाजपा ने इस आंदोलन को पूरा समर्थन दे दिया था। श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने 28 जून 1990 को 5 जन्य को दिए एक साक्षात्कार में कहा था, श्री राम मंदिर निर्माण के लिए इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह समर्थन देती है। अगर वीपी सरकार ने इसे रोकने की कोशिश की तो ये देश के सबसे बड़े आंदोलन का रूप भी ले सकता है। 25 सितंबर 1990 भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य, पूर्व अध्यक्ष और एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को पार्टी अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा शुरू की। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण व देश में एक मत बनाने के उद्देश्य से सोमनाथ से अयोध्या तक की 10,000 किलोमीटर की राम रथ यात्रा का मार्ग गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और बिहार से होते हुए 30 अक्टूबर को अयोध्या तक निश्चित किया गया। इस अवसर में पार्टी की उपाध्यक्ष श्रीमती विजया राजे सिंधिया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी थे। आडवाणी जी ने यात्रा के शुभारंभ पर कहा, राम और रामायण किसी धर्म विशेष के नहीं बल्कि समूची भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। Ram and Ramayana are precious, invaluable parts of Indian national culture. राम मंदिर का विरोध भारत का सच्चा मुसलमान नहीं कर रहा, बल्कि वे कुछ लोग कर रहे हैं जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए
धर्म का भी इस्तेमाल करने में महारत हासिल कर चुके हैं। किसी अभियान के लिए, किसी आंदोलन के लिए, किसी कार्यक्रम के लिए इतना व्यापक जन समर्थन नहीं देखा जितना मैंने इस रथ यात्रा के लिए और अयोध्या में राम जन्म मंदिर बनाने के लिए। पूरे देश से इस यात्रा को व्यापक जन समर्थन मिल रहा था। व्यापक जन समर्थन के साथ यह यात्रा 13 अक्टूबर को दिल्ली पहुंची। पार्टी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने स्पष्ट कहा कि यह हिंदू मुसलमान का विवाद नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय मसला है। वहीं दूसरी ओर सरकार से वार्ताओं का सिलसिला चल रहा था और इसमें अग्रणी भूमिका अटल बिहारी वाजपेयी निभा रहे थे। लेकिन केंद्र सरकार ने यात्रा के विरुद्ध नकारात्मक रवैया अपनाया हुआ था और 23 अक्टूबर को बिहार के समस्तीपुर से खबर आई कि आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। भाजपा ने केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और देश भर से कार सेवा के लिए सत्याग्रह शुरू हो गया। देश में फिर से अघोषित आपातकाल लागू कर भाजपा नेताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा। लेकिन इसके बाद भी अटल जी के नेतृत्व में यात्रा जारी रही। देश भर से लाखों कार सेवक अयोध्या की तरफ बढ़ रहे थे। अयोध्या पहुंचने से पहले ही अटल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मैं तो शांतिपूर्ण ढंग से अयोध्या जाना चाहता हूं, लेकिन सरकार ने रोक दिया। 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 1990। कार सेवा अयोध्या पहुंची तो मुलायम सिंह यादव की सपा सरकार ने दमन शुरू कर दिया। देश भर से 8 लाख से अधिक कार सेवक निकले थे, जिनमें से 3,30,000 कार सेवकों को गिरफ्तार किया गया। जलियांवाला बाग कांड की तर्ज पर हजारों निहत्थे कार सेवकों पर आंसू गैस छोड़ी गई। दौड़ा दौड़ा कर लाठी चार्ज किया गया। यहां तक कि 72 घंटे के भीतर 2 बार गोलियां चलाकर करीब 50 कार सेवकों को मौत के घाट उतार दिया गया। हजारों कार सेवक बुरी तरह घायल हो गए। 4 अप्रैल 1991 दिल्ली स्थित बोट क्लब में विशाल संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इसमें देश भर से 25 लाख से अधिक राम भक्त शामिल हुए। भाजपा की ओर से लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और राजमाता विजया राजे सिंधिया मंच पर मौजूद थी। सभा खत्म होते होते मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उत्तर प्रदेश में दोबारा चुनाव हुए और भाजपा नेता कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने पदभार संभाला। 7 से 10 अक्टूबर 1991 कल्याण सिंह सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए विवादित ढांचे को छोड़कर आसपास की 2.77 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। अब देश भर में श्री राम मंदिर की मांग जन आंदोलन का रूप ले चुकी थी। 29 नवंबर 1992 आडवाणी जी समेत प्रमुख भाजपा नेताओं ने कार सेवा का आह्वान किया और 25,000 सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती के बावजूद 3 दिसंबर 1992 को अयोध्या में 3 लाख से अधिक कार सेवक एकत्र हो चुके थे। 5 दिसंबर 1992 अटल जी ने लखनऊ में ऐतिहासिक जनसभा को संबोधित किया। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, पराजन किया जाएगा। 6 दिसंबर 1992 विवादित ढांचे को न्यायालय व राजनीतिक नेताओं से क्षुब्ध कार सेवकों द्वारा ढा दिया गया। इस बीच श्री कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन एक भी राम भक्त पर गोली नहीं चलाई गई। एनआईसी की मीटिंग में मैं स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। 21 दिसंबर 1992
लोकसभा में नरसिम्हा राव सरकार के विरुद्ध अविश्वास पर चर्चा के दौरान अटल जी ने कहा था, आप प्रतिबंध लगाएंगे तो हम लोगों के पास जाएंगे और आज जितनी संख्या है उससे हम ज्यादा चुन कर आएंगे, आप याद रखिए। अप्रैल 1993 विभिन्न घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि में अब श्री राम मंदिर पर एक समावेशी दस्तावेज की आवश्यकता थी। इसलिए भाजपा ने अयोध्या व श्री राम मंदिर आंदोलन पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया और श्री राम को एकात्म व एकता की प्रतिमूर्त के रूप में वर्णित करते हुए प्रस्तावना में सरकार के शासन को राम राज्य के जैसा होने की प्रतिबद्धता स्पष्ट की। 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में फिर से श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। 1998 में हुए चुनावों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। इस दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय में राम मंदिर का मामला चल रहा था। 11 मार्च 2002 में अटल जी ने संसद में श्री राम जन्मभूमि पर बोलते हुए कहा, यहाँ के विवाद को हल करने के दो ही तरीके हैं। एक, आपस की बातचीत से विवाद हल किया जाए, कोई रास्ता निकाला जाए, और अगर इसमें सफलता नहीं मिलती तो फिर अदालत से कहा जाए कि वो इसमें जल्दी सुनवाई करें। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई और सभी पक्षों को सुना गया। न्यायालय के आदेश पर 2003 में विवादित ढांचे के पास दोबारा पुरातत्व जांच हुई। इसमें मिले अवशेषों से यह स्पष्ट हुआ कि विवादित ढांचे के निर्माण से बहुत पहले वहां हिंदू संस्कृति का मंदिर मौजूद था। मंदिर होने के वहां एक नहीं 3 स्तर पर 3 मंदिर होने के स्पष्ट प्रमाण मिले। ये पूरा स्थल धार्मिक ही स्थल था शुरू से लेकर आखिरी तक, इसके स्पष्ट प्रमाण हैं। करीब 7 साल बाद सितंबर 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने राम जन्मभूमि पर फैसला तो दिया, लेकिन ये जन आकांक्षा के अनुकूल नहीं था। विवादित स्थल के 3 हिस्से तीनों पक्षकारों को दे दिए। एक हिस्सा श्री राम जन्मभूमि न्यास को, एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और एक हिस्सा मुस्लिम पक्षों को देने का फैसला सुनाया था। निर्णय से असंतुष्ट सभी पक्ष उच्चतम न्यायालय चले गए, जहां 9 मई 2011 को उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भूमि को 3 हिस्सों में बांटने के निर्णय पर रोक लगाते हुए यथापूर्व स्थिति की व्यवस्था दे दी। भारतीय जनता पार्टी ने न्यायालय के माध्यम से न्याय प्राप्त करने का समर्थन किया। आपसी बातचीत और सुलह के माध्यम से भी श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो सके, इसके प्रयास किए जाते रहे। 2004 और 2009 के दृष्टि पत्र के बाद 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में भी भाजपा ने श्री राम मंदिर निर्माण की प्रतिबद्धता दोहराई। साल 2014 भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण कालखंड शुरू हुआ। पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सत्ता में आई और श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद उच्चतम न्यायालय में मामले की सुनवाई में तेजी आए, इसके लिए भी ठोस प्रयास शुरू हुए। 15 साल बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद अगस्त 2017 में सरकार के आग्रह पर उच्चतम न्यायालय ने मामले पर ध्यान देना शुरू किया। न्यायालय ने कहा कि मामले से संबंधित हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू व फ्रेंच भाषाओं के दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद होना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मात्र 4 महीने में लगभग 14,000 पृष्ठों का अंग्रेजी में अनुवाद करके दे दिया। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया कि 3 न्यायाधीशों की पीठ 29 अक्टूबर 2018 से अयोध्या मामले में दैनिक आधार पर सुनवाई शुरू करेगी। न्यायालय ने यह भी कहा कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। इस बीच भाजपा श्री राम जन्मभूमि विवाद के जल्द समाधान की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करती रही। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसी स्थान पर जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, उसमें कोई दुविधा नहीं।
29 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय का रुख करते हुए विवादित स्थल के आसपास की 67 एकड़ अधिग्रहित जमीन को मूल मालिकों को लौटाने की अनुमति मांगी। मामले में मध्यस्थता के लिए 8 मार्च 2019 को उच्चतम न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश FMI कलीफुल्ला की अध्यक्षता में एक मध्यस्थता पैनल बनाया। 6 अगस्त 2019 को उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर निर्णय लिया कि 40 दिन तक नियमित सुनवाई करके फैसला सुनाया जाएगा और 16 अक्टूबर 2019 को सभी पक्षों की बातें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सुनवाई खत्म की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार कुछ ऐसे बिंदु बने जिनसे हिंदू पक्ष की मान्यता को और मजबूती मिली। ऐसे कोई प्रमाण नहीं थे जिससे स्पष्ट हो सके कि सन 1528 में विवादित ढांचे के निर्माण के बाद से 1856-57 यानी कि 300 साल से ज्यादा समय तक वहां नमाज होती थी। इस तथ्य को वक्फ बोर्ड के वकील ने भी स्वीकार किया था। हिंदू पक्ष के पास विवादित ढांचे के बाहरी हिस्से का अधिकार था जिसमें राम चबूतरा और सीता रसोई थी। वहां से जो पूजन होता था उसकी दिशा गर्भगृह की दिशा में रहती थी। विवादित ढांचे के मौजिन ने 1858 में दाखिल एक शिकायत में माना था कि गर्भगृह में राम जन्मस्थान का प्रतीक सैकड़ों वर्षों से था और हिंदुओं द्वारा पूजा नियमित रूप से की जाती थी। और अंततः उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ है और सौहार्द के अनूठे अध्याय का शुभारंभ भी। सर्वोच्च अदालत का यह फैसला हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर के आया है। इस विवाद का भले ही कई पीढ़ियों पर असर पड़ा हो, लेकिन इस फैसले के बाद हमें यह संकल्प करना होगा कि अब नई पीढ़ी नए सिरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुटेगी। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सच्ची श्रद्धा रखती है। शांति, सौहार्द और आपसी समन्वय के साथ श्री राम जन्मभूमि का समाधान हो, ऐसा हमारा विश्वास रहा है। हम भी चाहते थे कि फैसला अदालत करे, संवैधानिक रूप से इस विवाद का रास्ता निकले। और देखिए श्री राम की सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भव्य राम मंदिर बनने का रास्ता खुल गया। आपने फिर से मोदी जी की सरकार बनाई, समयबद्ध तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि का फैसला कर दिया। अब भव्य राम मंदिर वहां बनेगा, इस बात को हमको समझना चाहिए। उच्चतम न्यायालय का फैसला राष्ट्रीयता के प्रतीकों के प्रति सम्मान और हमारी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन का बोध कराता है।